Good morning, class. Today we are starting with our chapter number 8, that is cell structure and functions. Now, what do you mean by cell? क्या कुछ बेचना है या कुछ सस्ते में मिल रहा है वो वाला सेल? No, it's the basic building blocks of our body that is known as cell. सेल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा राइट जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, दैट इज़ नोन एज सेल. You already have learned that the things around us are either living or non-living. Further, you may recall that the all living organisms carry out certain basic functions. Now, can you list these functions? Different sets of organs performs the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structure of every organ, which is the cell. Cell may be compared to the bricks, and bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make a body of every organism. अब जैसे कोई भी छोटा सा घर हो, झोपड़ी हो, बड़ा बिल्डिंग हो, महल हो, कुछ भी बनाना है तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी ईंट, जो पत्थर होता है ना. कोई बड़ी साइज़ का पत्थर होता है, कोई छोटी साइज़ का पत्थर होता है, राइट. तो कोई भी कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी हो या छोटे से छोटा झोपड़ा भी करना हो हमें पत्थर से, तो पत्थर और ईंट की हमें ज़रूरत पड़ती है ना. उसी तरह चाहे वो बॉडी छोटे से छोटे मच्छर की क्यों ना हो, या हाथी या डायनासोर या जिराफ की क्यों ना हो बड़ी, हर एक की बॉडी जो बनी हुई होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल. ओके, सो डिस्कवरी ऑफ सेल ये किसने पता लगाया था कि बॉडी हमारी किससे बनी हुई है? रॉबर्ट हुक in 1665 discovered slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. अभी देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि बॉटलें जो होती थी कांच की, उसको बंद करने के लिए एक बूच लगाया जाता था जिसको हम बोलते हैं कॉर्क. लकड़ी का एक छोटा सा गोल, लेकिन पिरामिडिकल गोल होता है. शेप जो होता है ना उसका नीचे पतला वाला गोल होता है, फिर मोटा होता जाता है, तो एक टाइम आता है कि बॉटल का नेक जो होता है वो फिट हो जाता है. अंडरस्टूड. तो रॉबर्ट हुके ने 1665 में ऑब्जर्व किया, उसकी एक छोटी सी स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसने, सिंपल माइक्रोस्कोप में. He noticed the partitioned boxes or the compartments in the cork slice. इसने देखा जब, तो छोटे छोटे कैसे बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स उसको नज़र आने लगे, राइट. सो कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक. तो उसने देखा कि ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, वो है क्या आखिर में. These boxes appeared like a honeycomb. मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, वो बिल्कुल उसके जैसा ही दिखा उसको. He also noticed that one box was separated from the other by the wall or the partition. आप देखो मधुमक्खी का छत्ता भी कैसे होता है, एक होल जिसमें मधुमक्खी अंदर जाती है, उसके बाजू में दूसरा होल होता है जिसमें दूसरी मधुमक्खी अंदर जाती है, और दो होल की एक पतली सी आउटलाइन जैसा कवर जैसा होता है. तो यहाँ पर भी उसको सेम एक पार्टीशन दीवार जैसा दो होल के बीच में दिखा. हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. उसने तब नाम दिया था कि ये एक शेल है. What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually the dead cells. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. तो शुरुआत तो 1665 में आइडिया दे दिया था रॉबर्ट हुक ने, राइट. लेकिन जब माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, लेटर ऑन जब नए अच्छे किस्म के माइक्रोस्कोप बने, तब सेल की डिस्कवरी को
ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था, ज़्यादा समझ आने लगी थी लोगों को। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर द रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक ने बोल दिया, उसके बाद भी 150 साल तक, 150 ईयर्स तक तो मामूली सी नॉलेज थी सेल के बारे में। Today we know a lot about the cell structure and its functions because of the improved microscopes having high magnification. So microscope क्या होता है कि कोई भी एक चीज़ होती है उसको 45 टाइम्स, हमारे जो लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप है वो 10 टाइम्स और दूसरा लेंस है उसका 45 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है किसी भी चीज़ को, राइट। सो आप सोच लो, हम एक सर का बाल निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको बड़े रस्से जैसा दिखेगा, राइट। चींटी को देखोगे तो डायनासोर लगेगी तुम्हें माइक्रोस्कोप में, और डायनासोर को तो आप देख नहीं सकते, राइट। जस्ट जॉक। सो द सेल, बोथ द ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो पूरी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल्स। द बिल्डिंग थ्रू दो बिल्ट फॉर सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अभी देखो, आपके आजू बाजू में ही घर देखो, राइट, पड़ोस का घर देखो, तो सबके घर अलग अलग दिखेंगे। किसी की यहाँ पर बालकनी होती है, किसी की बालकनी नहीं होती है, किसी का विंडो होता है। सब बने हुए तो हैं स्टील, सीमेंट और ब्रिक्स, ये 3 चीज़ों से ही हमारा घर बनता है, लेकिन सबका घर अलग अलग है, राइट। कोई एक घर जो नॉर्मल सा घर होगा, आप देखोगे मे बी उसकी कीमत अगर पूछो तो बोलेंगे 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए। वो बना किससे? स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स। और दूसरा कोई घर खरीदो जिसमें लिखा करोड़ों का होगा, उसको पूछो किससे बना है, तो सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन, स्टील। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो सबकी सेम होती है, लेकिन आउटवर्ड फिगर जो होता है वो अलग अलग होता है सबका, राइट। सबका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होती है, डिज़ाइन अलग होती है। सिमिलरली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब देखो हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, राइट। जानवर, कुत्ते की बॉडी बनी हुई है सेल से, हाथी की बॉडी बनी हुई है सेल से, मच्छर की बॉडी बनी हुई है सेल से। तो जब हम सब सेल से बने तो सब एक जैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो यही तो करामत है ऊपर वाले की, जादूगरी है कि सभी एक ही चीज़ से बनाए लेकिन सब अलग अलग दिखते हैं। इंसानों में भी देखो कितनी वैरायटी की, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई नाटा, कोई लंबा, कोई काला, कोई गोरा, कोई अफ्रीकन, कौन अमेरिकन, राइट। इंडिया का सबसे गोरा इंसान भी देखो और अफ्रीका का, अमेरिका का भी गोरा देखो, तो दोनों कहलाएंगे तो वाइट, लेकिन उनकी वाइटनेस में भी फ़र्क है। तो ये सब कहाँ से आता है? तो बिकॉज ऑफ द सेल वेराइटी। A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cell? तो एक डाउट है कि मुर्गे का अंडा जो होता है वो एक सेल है या उसके अंदर भी बहुत सारे सेल हैं, राइट। तो ये जैसे देखो आपके सामने जो पिक्चर है बुक में, वो एक ब्रिक वॉल है, दीवार बनाई हुई है हमने ईंटों से, और यहाँ पर भी एक ऑनियन पिल है। ऑनियन जो होती है जब हम लोग खाते हैं तो एक पतली सी लेयर होती है ऑनियन की, उसके अंदर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा, ब्रिक वॉल पैटर्न जैसा, राइट। द एग ऑफ ए hen represents a single cell and is being enough to be seen by the unaided eye. So organisms show variety in cell number, shape and size. How do scientists observe and study the living cells? They use the microscope which magnify the objects. Stains, dyes are used to color the part of the cell to study the detailed structure. And there are millions of living organisms. They are of different shapes and size. Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. तो number of cells कितने होते हैं? Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like an elephant?
द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। हाथी की बॉडी बनाई हुई है। सपोज़ मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप सीमेंट वाली मिट्टी लो या नॉर्मल मिट्टी लो जिससे कोई खिलौना बनाओ छोटा सा, राइट। इतना सा बॉल बनाया हमने जो सिर्फ उंगली से ही पकड़ सकते, इतना छोटा सा बॉल है। अगर मैं आपको बोलूँ ये बॉल किससे बनाया तो आप बोलोगे मिट्टी से, राइट। अभी वो मिट्टी कितनी है तो आप बोलोगे 5 ग्राम 10 ग्राम या 20 ग्राम, ये तो वज़न हुआ उसका। लेकिन वो एक एक पार्टिकल उसका अलग अलग करोगे तो इतने से बॉल में भी मिनिमम लाखों छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स जोड़ोगे ना तब इतना बॉल बनेगा। उसी तरह हाथी की बॉडी बनाई है भगवान ने, उसमें भी एक एक सेल जुड़ते 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 उसकी बॉडी बनी है। तो सोचो उसके अंदर कितने सेल लगे होंगे। सो मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शंस। अभी देखो जैसे आँख है मेरी, उसका काम है सिर्फ देखने का। आँख से हम सुन नहीं सकते या खाना चबा नहीं सकते। मुंह का काम होता है बोलना, पानी पीना, खाना खाना, चबाना, वो भी सेल से बना हुआ है। तो मुंह से हम देख नहीं सकते। कान का काम है सुनना सिर्फ, या चश्मे को यहाँ टांगे रखना। अभी तो उसका एक नया आया है, मास्क को भी पकड़े रखने का काम मिलेगा। तो पहले तो कान जो है ना वो सिर्फ चश्मे पहनने का काम करता था और कान में बाली पहनने के लिए काम आता था, राइट। अभी कान का एक काम और बढ़ गया तो उसको मास्क टांगने में भी काम आता है। ये उसका एडेप्टेशन है आज की डेट का। सो हर एक बॉडी का पार्ट है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। उसके अलावा वो फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे स्किन का काम है किसी को टच करना और फील करना कि चीज़ रफ़ है या स्मूथ है, गीली है कि सूखी है, गर्म है कि ठंडी है, ये सब स्किन हमको बताती है ना। तो स्किन किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। आँख जो देखने का काम करती है और कुछ काम नहीं कर सकती, चीज़ गर्म है कि ठंडी नहीं बता सकती, तो वो भी सेल से बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी के फंक्शंस अलग अलग हैं हमारी बॉडी में टुगेदर। अगर देखो सामने कोई नदी है, उसको क्रॉस करना है हमें, तो वो नदी कितनी गहरी है तो थोड़ा सा आँख देखेगी, पानी का बहाव तो तेज़ है। अब गहरी कितनी है तो हाथ या पैर या लकड़ी कुछ डाल के हम पता लगा सकते हैं। फिर पानी ठंडा है कि गर्म, भले ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन पानी एकदम बर्फीला ठंडा हो तो क्रॉस करने में वो भी तकलीफ़ करेगा। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ब्रेन को समझाएंगे कि देखो पानी ठंडा है, उसकी स्पीड इतनी है और गड्ढा भी गहरा है, बगैर किसी मदद के जाएंगे तो डूब सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये डिसीज़न लेना तुम्हारा है, फिर जाएं कि ना जाएं। तो ये सारे बॉडी फंक्शंस जो हैं वो ब्रेन को डिसीज़न लेने में काम आते हैं, राइट। उसी तरह हर एक बॉडी पार्ट हमारा जो है उसका एक अलग अलग फंक्शन है। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन। तो एक बिलियन कितना होता है कि 1000 टाइम्स मिलियन। अभी मिलियन के यानी कि 1 करोड़, तो 1000 करोड़ बार कोई चीज़ होती है तब एक बिलियन बनती है, राइट। और फिर ट्रिलियन क्या होता है कि 1000 टाइम्स बिलियन इज इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन। ओके। Organisms made up of more than one cell are called multicellular organisms। तो हमारे आजू बाजू में जैसे हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं कि लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में भी एनिमल है कि ह्यूमन बीइंग है, उसका एक और बाइफरकेशन आता है कि उसकी बॉडी के अंदर कितने सेल्स हैं। अगर सिर्फ एक ही सेल होगा पूरी बॉडी में तो उसको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं।
और एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 या 5 या लाख या बिलियन या ट्रिलियन होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मल्टी सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर। Looking at the figure 8.3a and b, both the organisms are made up of single cell. Then the single cell organisms are called unicellular. तो ये जो पहला है वो है अमीबा, दिस वन इज़ अमीबा एंड दिस वन इज़ पैरामोशियम। तो ये दो जो हैं उनकी बॉडी का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो साइज चाहे कोई भी हो, लेकिन उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होगा। That is why they are known as unicellular organisms. Now, a single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organism perform. जो काम एक बड़ा आदमी कर सकता है वो ही सारे के सारे काम एक छोटा बच्चा कर सकता है। जैसे बड़ा आदमी पानी पी सकता है तो छोटा बच्चा भी पानी पी सकता है। बड़ा आदमी खाना खा सकता है तो छोटा बच्चा भी खाना खा सकता है। बड़ा आदमी नहा सकता है, छोटा आदमी भी नहा सकता है। बड़ा आदमी चल सकता है तो छोटा बच्चा भी चल सकता है, राइट। तो कंपेयर करने की बात करें हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो फंक्शन करते हैं यानी कि खाना खाना, खाने को डाइजेस्ट करना, उसमें से एनर्जी जो मिलेगी उससे वो दूसरे प्रोसेसेस करेगा, जैसे कि एक में से 2 ऑर्गेनिजम्स बनाएगा या रेस्ट करेगा, सोएगा या सांस लेगा, राइट। खाना खाएगा और पानी पिएगा। ये बेसिक फंक्शन जो है खाना खाना, पानी पीना, नींद करना, खाना डाइजेस्ट करना, एनर्जी निकालना, तो मल्टी सेल्यूलर भी वही काम करेगा जो यूनिसेल्यूलर कर सकता है। A single cell organisms like amoeba captures and digests the food, respires, excretes, grows साइड में and reproduce. Similar functions in multicellular organisms are carried out by the groups of specified cells performing different tissues and tissues in turn forms the organ। अभी होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक, जैसे क्लास में हम कोई कंपटीशन करवाते हैं तो समझ लो क्लास में 28 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 28 बच्चों को 7 का ग्रुप यानी कि 4 ग्रुप कर देंगे। 7 बच्चे एक ग्रुप में, दूसरे 7 बच्चे दूसरे ग्रुप में, तीसरे 7 और चौथे 7 चौथा ग्रुप। अभी कोई कंपटीशन करवाएंगे कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स और सेकंड 2 ग्रुप्स कोई कंपटीशन करो, उसमें से जो जीतेगा वो तो दोनों जो जीते होंगे उसमें कंपटीशन करो और उन दोनों में जो जीतेगा वो पूरा ग्रुप क्लास का विनर हुआ, राइट। तो इसी तरह सारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में बने हुए थे। तो कुछ एक ग्रुप्स का सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू, राइट। और कुछ एक टिश्यू मिल के बनाते हैं एक ऑर्गन, और अलग अलग ऑर्गन मिल के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, राइट। और अलग अलग सिस्टम जो है, राइट, वो पूरी बॉडी बनाती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आँख ले लो, राइट। तो आँख के अंदर तो एक वाइट कलर का जो बड़ा सा है ना ओवल शेप का, उसके अंदर बीच में एक छोटा सा दूसरा ब्लैक कलर का, उसके सेंटर में बिल्कुल एक छोटा सा ब्लैक कलर का और होगा, और उसके अंदर भी ब्राउन लाइनिंग जैसा होगा। फिर वाइट स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर भी बड़ी सी लाइनिंग जा रही है, छोटी सी लाइनिंग जा रही है जिसमें से ब्लड जा रहा है, राइट। ये हमारे स्किन का एक हिस्सा जिसको हम पलक बोलते हैं, राइट। और उसके ऊपर भी बहुत सारे बाल चिपके हुए हैं। तो इस आँख, अकेली आँख जो देखने का काम करती है, उसके अंदर भी कितने सारे ऑर्गन्स हैं, अंडरस्टूड। तो ये सारा काम जो होता है वो डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाता है कि किसी एक को कुछ काम दे दिया, किसी दूसरे ग्रुप को दूसरा काम दे दिया, और ये सारे मिलके हमारी एक बॉडी के लिए काम करते हैं। शेप ऑफ द सेल, सेल जो है उसका शेप कैसा है। रेफर टू द फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। You may say that the shape appears irregular
अमीबा का शेप जो है ना वो इरेगुलर, कोई पर्टिकुलर नहीं है। अभी देखो हम इंसानों का जो शेप है उसका 2 हाथ, 2 पैर, एक पेट और एक सर जिसके अंदर 2 आँखें, एक नाक, वो पर्टिकुलर फिक्स है। फिर चाहे वो इंडियन का हो, बच्चे का हो, अफ्रीकन का हो या बूढ़े का हो या लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो, उसमें सब सेम, राइट। तो यूनिसेल्युलर जो अमीबा का शेप है उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं होता है। वो कभी चौरस भी बन सकता है, वो गोल भी बन सकता है, पेंटागन भी शेप ले सकते हैं, कोई भी शेप ले सकता है वो। You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape, unlike other organisms. It keeps on changing its shape. Now observe the projections of varying lengths protruding out of its body. These are called the pseudopodia. यानी कि falls and podia means feet. So as you learned in chapter class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. तो उनकी बॉडी के ऊपर जो फॉल्स फीट जो होते हैं वो अपीयर होते हैं और डिसअपियर भी हो जाते हैं जैसे जैसे वो चलता है या खाना खाता है। तो the change in the shape is due to the formation of pseudopodia which facilitates the movement and help in capturing the videos, capturing the food. A white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी देखो एक लाल कलर का लिक्विड जिसको हम बोलते हैं खून, उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स होते हैं। सो डब्ल्यूबीसी एक इंडिविजुअल अगर आप देखने जाओ सेल को तो वो एक सिंगल सेल है, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंट फंक्शन, उसको सोना या खाना या डाइजेस्ट या एक्सक्रीशन ने वो नहीं। जबकि अमीबा जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, एक पूरा जीव है, जबकि सेल जो है हमारा WBC वो सिर्फ एक सेल है। सो व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन द ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल? Figures as blood, muscles and nerves of human beings, the different shapes are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical or elongated. तो नॉर्मली जनरल की बात देखने जाए तो सेल जो होते हैं वो स्फेरिकल गोल टाइप के होते हैं, राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड, थोड़े से लंब गोल होंगे लेकिन सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा उनका। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, कोई कोई सेल लंबे होंगे और दोनों साइड पे पॉइंट्स, धार होगी उनकी, नोक होगी, नुकीले होंगे। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, right? Cells or sometimes are quite long, some are branched like a nerve cell or a neuron. तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है, the cell receives and transfer the messages. Therefore तो A, B and C से जनरली सेल जो होते हैं वो या तो गोल होते हैं या इलोंगेटेड होते हैं या ऐसे ब्रांच वाले। Helping to control and coordinate the working of different parts of the body. तो हर एक बॉडी पार्ट को काम करने के लिए हमारी बॉडी के सेल जो होते हैं वो अलग अलग दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज लेते हैं, उनको मैसेज देते हैं, तभी तो काम चलता रहता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पीठ पे अगर कोई चींटी काटेगी, है ना, तो पीठ क्या करेगी कि पीठ जो है वो ब्रेन को एक मैसेज, सारा काम हमारा दिमाग करता है, ब्रेन करता है, राइट। तो ब्रेन हमारा बॉडी का जनरल मैनेजर है। तो पीठ के जो सेल्स होंगे ना वो ब्रेन को फ़ोन करेंगे, हेलो मे आई स्पीक टू ब्रेन प्लीज़। तो ब्रेन बोलेगा हाँ बोलो क्या काम है। सर मेरे को यहाँ पर चींटी काट रही है तो मैं अब क्या करूँ। तो ब्रेन बोलेगा तुम तो कुछ नहीं कर सकते, रुको मैं आदमी भेजता हूँ काम करने के लिए। तो फिर ब्रेन जो है वो हमारे हाथ को फ़ोन लगाएगा, हेलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं लिख रहा था।
अब ये काम करो, लिखने का काम छोड़ो और पीठ के ऊपर एक चक्कर लगा के आओ, वहाँ पर चींटी काट रही है। ओके सर। तो हमारे हाथ की उंगलियाँ वो पीठ की तरफ जाएगी और जहाँ पर चींटी होगी वहाँ पर उसको हटाने का काम करेगी या खुजाने का काम करेगी। वापस ब्रेन को फ़ोन करेंगे, हाँ सर आपने जो काम बोला था वो कर दिया है, ओके जाओ वापस अपना काम करो लिखने का। तो हाथ जो बोलेगा ठीक है चलो वापस लिखने का। लेकिन ये काम अगर ऑफिस में होता है तो 1-1.5 घंटा लगता, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है कि यहाँ चींटी ने काटा नहीं कि यहाँ से मैसेज गया नहीं, वहाँ से ब्रेन हाथ को ऑर्डर देगा, हाथ तुरंत वहाँ पर काटने खुजाने के लिए पहुँच जाएगा और वापस वो को छोड़ के अपना लिखने का काम करने लग जाएगा। तो इतना लाइटनिंग फास्ट स्पीड का हमारा ब्रेन का नेटवर्क है पूरी बॉडी में। अगर आपने पीठ पे खुजाते खुजाते पैर में कांटा लगा तो दूसरा हाथ या वही हाथ सीधा पैर का कांटा निकालने के लिए पहुंच जाएगा, वेट नहीं करेगा कि नहीं सर आपने तो मेरे को पीठ का ही काम बोला था, अभी पैर का काम और क्यों दे रहे हो मेरे को, राइट। सो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी पार्ट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन। कि भाई पीठ में काटा है चींटी ने, हाथ ये नहीं बोलेगा मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ी ना काटा है, मैं क्यों खुजाने जाऊँ। और कभी हाथ में चींटी काटेगी तो हाथ पीठ को नहीं बोलेगा उस दिन मैंने तेरे को मदद की थी, चल अब तू मेरे को मदद कर। अंडरस्टूड। सो ये एक कोऑर्डिनेशन में काम चलता रहता है। कभी कभी वन वे भी होता है, हाथ पीठ को काम आएगा लेकिन पीठ हाथ को काम नहीं आ सकती। So can you guess which part of the cell gives it a shape? Components of the cell are enclosed in a membrane, and this membrane provides shape to the cells of the plants and animals. So cell wall is an additional covering over the cell membrane in the plant cells, and it gives shape and rigidity to these cells. And bacterial cells also have a cell wall. तो हर एक सेल जो है उसके ऊपर एक गिफ्ट रैप, कैसा होता है किसी को बर्थडे में गिफ्ट देते तो ऐसे ही नहीं देते, उसके ऊपर एक कवर चढ़ा के देते हैं गिफ्ट के ऊपर, है ना। उसी तरह हर एक सेल जो होता है ना उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अभी साइज़ ऑफ द सेल, सेल की साइज़ क्या होगी, चींटी का सेल लो या इंसान का सेल लो, आँख का सेल लो या बाल का सेल लो, राइट। The size of the cells in the living organisms may be as small as millionth of a meter, यानी कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन, और may be as large as a few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. अगर मैं अपने हाथ की बात करूँ स्किन की, तो यहाँ पर इतने करोड़ों सेल होंगे जिसको मैं खुली आँख से अलग अलग डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे किसी न किसी एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी एक एक सेल को देखने के लिए, और वो मशीन है माइक्रोस्कोप, राइट। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, and the largest cell measuring is 170 mm into 130 mm and is the egg of an ostrich. तो अगर सबसे बड़ा सेल की बात की जाए तो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है जिसकी साइज़ होती है 170 mm into 130 mm, और सबसे छोटे की बात की जाए तो वो होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर जो बैक्टीरिया में होता है। The size of the cells have no relation with the size of the body of the animal or the plant. ऐसा नहीं है कि हाथी की बात करें तो हाथी की बॉडी के अंदर सब मोटे मोटे सेल्स होंगे, और ऐसा नहीं है कि बकरी की बात कर रहे हैं तो उसकी बॉडी छोटी है तो उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होंगे। तो सेल की साइज़ का बॉडी से कोई मतलब नहीं है, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट. The size of the cell is related to its function.
सेल का जो साइज़ है वो उसके क्या फंक्शन क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड इन द रैट। दिमाग तो सब में होता है, चूहे में भी दिमाग है और हाथी में भी दिमाग है। तो हाथी के दिमाग का सेल निकालो और चूहे के दिमाग का सेल निकालो तो ऐसा नहीं कि हाथी का सेल बड़ा होता है क्योंकि उसका दिमाग बड़ा होता है और चूहा छोटा होता है, उसके अंदर दिमाग छोटा होता है इसलिए उसका सेल छोटा होता है। नहीं, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग द measure. The nerve cells both in elephant and rat are long and branched. तो दोनों का अगर दिमाग का सेल निकाल के देखोगे तो दोनों के सेल जो हैं वो लंबे होंगे और ब्रांच एक में से दूसरा निकलता हुआ ऐसे ब्रांच वाले सेल होंगे। अंडरस्टूड? तो चाहे हाथी का दिमाग का सेल हो या चूहे का हो, राइट, दोनों का फंक्शन सेम है तो स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत सेम निकलेगा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स and you have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system। अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरी सिस्टम है। जैसे मैं आपको टीवी की बात करूं तो टीवी के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं चैनल बदलने के लिए, फिर आवाज़ आती है उसके लिए स्पीकर होते हैं, राइट। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, इसका तो सिर्फ दो ही काम है, एक पिक्चर दिखाता है और एक जो पिक्चर में आवाज़ आती है उसका आवाज़, तो उसके अंदर दो ही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब आप टीवी खोल के देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोई बड़े बड़े पुर्जे होंगे। तो ये सब का क्या काम है? अगर कोई एक भी अगर कनेक्शन उसका लूज़ हो गया या टूट गया तो टीवी में तुम्हारे पिक्चर नहीं आएगा तो क्लियर नहीं आएगा या तो साउंड नहीं आएगा। तो भाई एक छोटा सा चीज़ हिल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने बड़े टीवी को, लेकिन फिर भी काम नहीं चलता है। उसी तरह हमारी बॉडी जो छोटे छोटे सेल से बनी हुई होती है, अगर किसी एक सेल में कुछ भी खराबी हो जाती है तो भी हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स द डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, assimilation, absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific and specialized functions. For example, the roots help in the absorption of water and minerals. Leaves and have learnt in class 7 are responsible for the synthesis of food. So each organ is further made up of smaller parts called the tissues, and a tissue is a group of similar cells performing a specific function. Paheli realized that an organ is made up of tissue, which in turn are made up of cells, and the cell in a living organism is the basic structural unit. So हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग सिस्टम से बनी हुई है। से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, जैसे लीवर है, स्टमक है, ईसोफेगस है, टीथ है, टंग है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन हैं। और टीथ भी अगर देखने जाओ तो अलग अलग है सबका शेप, राइट। एक से आगे के दांत जो होते हैं उससे किसी चीज़ को काटने का काम करते हैं। काटने के बाद सपोज़ यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो आप एप्पल खाओगे तो कैसे खाओगे? आगे के दांत से, नोचोगे आगे के दांत से, फिर साइड के जो दांत है उसको चबा चबा के छोटा कर देंगे, फिर आगे के दांत का कोई काम नहीं है, राइट। तो अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है, राइट, और ये सब जो हैं वो पूरी बॉडी के लिए काम करते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल, ये तो सेल के क्या क्या सेल, जैसे हमने बोला ना ऑर्गन सिस्टम्स, अलग अलग ऑर्गन टिश्यू से। अभी सेल जो है उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं कैसे बोलता हूँ, ये मेरा सर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पेट है। उसी तरह सेल जो होता है ना उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो उसका पहला पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन। The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus। तो किसी भी सेल में ये तीन चीज़ें होगी। सेल मेम्ब्रेन उसका एक कवर होता है वो, साइटोप्लाज्म या उसके बीच में जो फैला हुआ लिक्विड जैसा होगा वो,
एंड द न्यूक्लियस। जैसे आपका घर है तो क्या है, आपके घर का एक गेट और एक बाउंड्री है, फिर एक छोटा सा आंगन है, और जैसे ही आप मेन हॉल का दरवाज़ा खोल के आते हो तो फिर आपका एक पूरा घर है। तो घर सेंटर जो है वो तुम्हारा पूरा कमरे जो घर के अंदर के हैं वो पार्ट है, एक आंगन वाला पार्ट और एक बाउंड्री वाला पार्ट। उसी तरह सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि आंगन होता है, और न्यूक्लियस यानी कि मेन हमारा घर, हॉल, किचन, बेडरूम वो, ठीक है। The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, are also the plasma membrane, also called the plasma membrane. The membrane separates the cells from one another and also the cell from the surrounding medium. तो हमारे घर की बाउंड्री होती है, वो क्या करती है, हमारे घर को बाजू वाले के घर से या सोसाइटी से अलग करती है कि भाई ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा मेरा है, ये मेरा घर है। अंडरस्टूड। उसी तरह द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काम क्या करती है, बाहर की चीज़ों को सेल के अंदर जाने देती है और अंदर की चीज़ों को बाहर जाने देती है। तो तुम्हारे घर जो होंगे उसका बाउंड्री, आंगन का जो बाउंड्री वाला है उसमें एक गेट होगा कि जिसमें भी कोई मेहमान आएगा तो वो दरवाज़ा खोल के आएगा। अगर आपने गेट नहीं लगवाया तो क्या वो कूद के आ सकता है? आएगा कोई? आप ऐसा करोगे? नहीं करोगे, है ना। घर बनवाया है, बाउंड्री बनवाई है, तो एक गेट भी होगा, दरवाज़ा, जिससे हम अंदर भी आ सकते हैं और अंदर वाले जो हैं वो बाहर भी जा सकते हैं। अगर गेट नहीं हुआ तो घर वाले अंदर ही रह जाएंगे, बाहर वाले बाहर ही रह जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो होती है वो पोरस होती है, राइट, जिसके वजह से अंदर की चीज़ें बाहर आ सकती हैं और बाहर की चीज़ें अंदर जा सकती हैं। आगे का चैप्टर जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।